नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए 4 प्रश्नों के आपको उत्तर दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आदमी और औरतों में से किनमें ओसीडी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा सीवियर होती हैं? दोनों जेंडर्स में किनमें ओसीडी ज़्यादा पाया जाता है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स DSM के अकॉर्डिंग ओसीडी महिलाओं और पुरुषों में एक समान पाया जाता है। महिलाओं और पुरुषों की बराबर परसेंटेज ओसीडी से सफ़र करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आदमी या ये कहें कि लड़के पुरुष महिलाओं के मुकाबले, लड़कियों औरतों के मुकाबले ओसीडी जल्दी डेवलप कर लेते हैं, जबकि बाद में इनका जो कोर्स होता है, किस तरह से ओसीडी बढ़ेगा, किस तरह से आगे चलेगा, किस तरह के लक्षण उनमें आएंगे, ये सब महिलाओं और पुरुषों में करीब करीब एक समान होता है। इसलिए बहुत फर्क पुरुषों और महिलाओं में नहीं होते। दूसरा प्रश्न इस वीडियो का, जिन लोगों को ओसीडी है क्या वो पागल होते हैं? क्या वो एबनॉर्मल हैं? नहीं, जिन लोगों को ओसीडी है उनको एक मेंटल डिसऑर्डर तो है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये तो कहेंगे, पर दुर्भाग्यवश कई लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि ओसीडी हो जाने का मतलब है कि पागलपन हो जाना। मतलब अब वो पागल हो गए, अब उनको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ज़िंदगी भर भर्ती होकर रहना पड़ेगा, कभी ना कभी उनकी ये बीमारी बढ़ जाएगी और वो ज़िंदगी भर सिर्फ हॉस्पिटल में ही रहेंगे, बहुत खर्चा आएगा और शायद अब उनकी कंडीशन का कुछ नहीं हो सकता, अब वो ज़िंदगी भर इस पागलपन से सफ़र करेंगे। जबकि ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि कोई भी मानसिक बीमारी का मतलब पागलपन नहीं होता। कई लोग जिन्हें ओसीडी है वो कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं पागल ना होता तो शायद मैं इन विचारों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता, शायद विल पावर की मदद से ये विचार मैं अपने मन से भगा देता, या अगर बस एक बार डेडिकेशन के साथ लग जाओ तो इन विचारों को तो दूर भगाया जा सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं कर पा रहा या कर पा रही, मतलब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसी बड़ी कमी है जिसकी वजह से मेरा ओसीडी कभी दूर नहीं होता। पर ज़रा ध्यान दें कि अगर ऐसा होता तो दुनिया में कभी कोई मेंटल डिसऑर्डर होता ही ना, आपको ये डिसऑर्डर हुआ ही ना होता अगर ये सिर्फ विल पावर की या माइंड कंट्रोल की प्रॉब्लम होती। इसीलिए यही जानना, यही समझना ज़रूरी है कि मेंटल डिसऑर्डर्स रियल होते हैं। ये एक्चुअल में ब्रेन में आने वाले बदलावों की वजह से होते हैं, और अगर इन बीमारियों का इलाज ना हो तो ये बहुत ही डिसेबलिंग हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक पर्सन की कंडीशन को बुरा बना देते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हाँ, ये डिसऑर्डर है, ये व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, संतुलन बिगाड़ता है और डिसेबिलिटी भी ले आता है लाइफ में, पर यह कोई पागलपन नहीं होता। जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स होता है अक्सर वो एकाकी में, साइलेंस में सफ़र करते हैं, क्योंकि ये अपनी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स को दूसरों से छिपाते हैं, इलाज नहीं लेते या किसी ना किसी तरह से ट्रीटमेंट को टालते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद ये बीमारी अपने आप चली जाएगी, और होता कई बार इसका उल्टा है, ये बीमारी और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है। और जब प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाती है तो लगता है अरे ये तो पागलपन हो गया। नहीं, वो बीमारी का केवल सीवियर नेचर है। समाज में इस तरह के कुछ बिहेवियर्स को, खासकर कि जब लोगों को सीवियर ओसीडी हो जाता है तो समाज में कई बार दूसरों की नज़र में ये एक पागलपन दिखाई पड़ता है। दूसरे लोग शायद इतने परिपक्व नहीं हुए हैं जिस वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स को केवल एक बीमारी के तौर पे देख पाएं। एबनॉर्मल शब्द का या पागल शब्द का बहुत ही नकारात्मक मीनिंग निकाला जाता है। इनफैक्ट ये भी मैं आपको बता दूं कि एबनॉर्मैलिटी का एक पॉजिटिव मीनिंग भी होता है। कई लोगों के लिए तो एबनॉर्मैलिटी अच्छी भी होती है, जैसे जीनियस होना, बहुत ज़्यादा IQ होना, ये भी एबनॉर्मल है। अगर वैज्ञानिकों के हिसाब से देखें तो एबनॉर्मैलिटी का ये भी मतलब होगा कि जिस पर्सन का बहुत ज़्यादा IQ है वो पूरी जनसंख्या में कुछ ही लोगों में काउंट होगा, कुछ ही लोगों की श्रेणी में आएगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनका बहुत हाई IQ होता है। तो जीनियस लेवल के लोग इस हिसाब से एबनॉर्मल ही कहे जाएंगे, पर हम इन्हें पागल तो नहीं कहते। ये तो ऐसी एक एबनॉर्मैलिटी है जिसे हम अच्छी चीज़ कहते हैं। तो भले ही हम कहें कि ओसीडी का होना एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ कंडीशन है, या इसे हम एबनॉर्मल भी कह दें क्योंकि ये पूरी तरह से स्वस्थ मानसिकता तो नहीं होती, पर फिर भी हम कहेंगे कि ये जो एबनॉर्मैलिटी है ये इनहेरेंटली कोई बुरी चीज़ नहीं होती।
तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो कि कई लोग पूछते हैं कि जिन लोगों को ओसीडी है या कोई दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हैं, क्या वो बुरे लोग होते हैं? इसका भी जवाब होगा नहीं। बुराई और अच्छाई किसी बीमारी से डिसाइड नहीं होती, क्योंकि ये लोग जो हैं ये एक ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं जिसका कि इलाज हो सकता है और उनके अंदर वो क्षमता है, वो इनके जीवन में संभावना है जिसकी वजह से ये एक अच्छा, खुशहाल और एक प्रोडक्टिव जीवन जी सकते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या ऐसा नहीं लगता कि ओसीडी एक्चुअल में तो एडीएचडी है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसी का एक बदला हुआ रूप है? क्योंकि ओसीडी में कंसंट्रेशन नहीं बनती, अटेंशन नहीं बनती, तो क्या पता ये एडीएचडी ही है जो ओसीडी की तरह दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है। पिछले कुछ समय में ओसीडी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखने में आने लगे हैं, जो कई वजहों से हो सकता है। हालांकि हिंदुस्तान में ऐसा कोई डेटा तो मौजूद नहीं है, पर डॉक्टरों के अनुभव में ऐसा देखने में आता है कि बहुत से लोग आजकल ऐसे अपीयर करने लगे हैं, पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टरों को कंसल्ट करने लगे हैं जिन्हें ओसीडी होता है। इसका एक बड़ा कारण तो ये है कि अब धीरे धीरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर स्टिग्मा जो है वो कम होता जा रहा है। कुछ साल पहले, या ये कह लें कि करीब 5-7 साल पहले भी ओसीडी को लेकर स्टिग्मा बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट जैसा कि बताया, ओसीडी के बारे में तो लोग जानते भी नहीं थे। कई बार तो लोग दवाइयां खाते थे, उनको अपनी बीमारी का पता भी नहीं होता था क्या बीमारी है। पर जैसे जैसे लोग मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के बारे में जानते जा रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ज़्यादा जो सफ़रर्स हैं उनको पता चलता जा रहा है कि ओसीडी है, उनको ओसीडी का इलाज हो सकता है। और ओसीडी का मतलब कोई एक्चुअल का कोई ब्रेन ट्यूमर होना या कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी होना ये नहीं है। तो ओसीडी को धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि ओसीडी का इलाज भी हो सकता है, दवाओं से भी होता है, थेरेपी से भी होता है। तो इसलिए अब ज़्यादातर लोग बाहर निकल के अपने इलाज के लिए डॉक्टरों को अप्रोच कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए शायद देखने में आता है कि पिछले 5-10 साल के मुकाबले ओसीडी अब ज़्यादा पाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। ओसीडी का जो परसेंटेज है वो आज भी उतना ही है जितना कह सकते हैं 10 साल, 20 साल या 40 साल पहले था, जो कि करीब 3 से 4% पॉपुलेशन में होता है। दूसरा एक कारण होता है कि यूट्यूब और गूगल की पॉपुलैरिटी की वजह से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच जाने की वजह से बहुत से लोग अब खुलकर आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उन्हें ओसीडी है और उन्होंने अपना ओसीडी ओवरकम किया, दूर किया। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बन रही हैं जहां पर लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बातचीत करते हैं कि किसे ओसीडी है, कैसा ओसीडी है, कैसे किसी ने अपने ओसीडी को ठीक किया। इस तरह की चर्चाएं लोग अब पहले से ज़्यादा खुलकर करने लगे हैं। बहुत से लोग जो अपने परिवार में एक दूसरे को भी नहीं बता पाते थे कि वो कैसा सोचते हैं, क्या सिम्टम आते हैं, अब वो दूसरे कुछ लोगों से शेयर कर पाते हैं जिन्हें ओसीडी है, और उनके अनुभवों को भी जान पाते हैं और अपने अनुभव भी दूसरों से साझा कर पाते हैं। तो दूसरों की कहानियां सुनते हैं कि कैसे वो कई कई घंटों तक हाथ धोते हैं या किस तरह के गंदे विचार उनके मन में आते हैं, कैसे वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं, कैसे उनको ऑर्डरलीनेस का ऑब्सेशन रहता है, सिमेट्री का ऑब्सेशन रहता है, कैसे उनको घर में कुछ चीज़ें बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से रखनी पड़ती हैं। कई तरह के ऐसे एक्सपीरियंसेस लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका क्यूरियोसिटी की भी होती है। अपने ओसीडी के अलावा दूसरे लोगों के ओसीडी को जानने में लोगों को बड़ी दिलचस्पी भी होती है, और वो ओसीडी के अलग अलग विचित्र रूपों को भी समझ पाते हैं। और जब अलग अलग ओसीडीज को समझते हैं तो उनको अपने ओसीडी में भी ज़्यादा गहरी और ज़्यादा बेहतर समझ मिलने लगती है। जिस चीज को वो अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करने से भी डरते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वहीं जब दूसरे कई सारे ओसीडी पेशेंट्स के साथ वो अपनी जानकारी साझा करते हैं तो उनको सहारा भी मिलता है और अपने लक्षणों को, अपनी प्रॉब्लम्स को जानने में भी मदद मिलती है। इसी के साथ ये देखा जाता है कि जब दो लोग जिन्हें ओसीडी है जब अपने बारे में बात करते हैं तो उनका ओसीडी इसकी वजह से बढ़ता नहीं है। जबकि दो लोग अगर उन्हें डिप्रेशन है और वो जब आपस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उनका डिप्रेशन बढ़ सकता है, जबकि ओसीडी के मामले में ऐसा नहीं होता।
और साथ ही ओसीडी के बारे में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमें सुनने में मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करीब करीब पूरा अपना ओसीडी जो है वो दूर भगाया है, चाहे वो थेरेपी से किया हो या चाहे दवाओं से किया हो। तो इसलिए ओसीडी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, ओसीडी को दूर भगाया जा सकता है, ओसीडी का एक अच्छा ट्रीटमेंट आउटकम पॉसिबल है। यह जब लोगों को जानने में मिलता है तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, और लोगों में ये स्टिग्मा खत्म हो जाता है कि मेरा तो फ्यूचर अब बुरा ही रहने वाला है, ऐसा उनकी धारणा दूर हो जाती है। लोगों के मन से ये वहम भी निकलता है कि उन्हें कोई साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। लोगों को कई बार डर लग सकता है कि कहीं हम बहुत वायलेंट ना हो जाएं, या कहीं ऐसा ना हो कि ओसीडी फ्यूचर में मुझे बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो जब दूसरे लोगों की स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस सुनते हैं तो लोगों को एक एश्योरेंस मिलती है कि ओसीडी का जो फ्यूचर है वो बहुत बुरा नहीं होगा। तो ऐसे में उनको सेफ भी लगता है, सिक्योर भी लगता है, और अंडरस्टूड जैसा फील आता है। लगता है कि हाँ, हमें कोई समझ रहा है, हम किसी को समझ पा रहे हैं। लास्ट इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड किया जा सकता है कि अब जो कंज्यूमर्स हैं, मतलब जो पेशेंट्स हैं जो कि दवाइयाँ ले रहे हैं या थेरेपी ले रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं। वो अब सही गलत का निर्णय ले पा रहे हैं। एक ज़माना था जब सारे पेशेंट्स सिर्फ दवाइयाँ ले रहे होते थे, पर अब इतनी सारी थेरेपी के बारे में जानकारी मिलने की वजह से, मेंटल डिसऑर्डर्स के इलाज में ऑल्टरनेटिव्स का पता चलने से, नई नई ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने से लोगों को अब समझ में आ रहा है कि अलग अलग ऑप्शंस भी ट्राई की जा सकती हैं। ये बात ज़रूर है कि कई बार बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी फैला दी जाती है। कई ऐसे डॉक्टर्स या कई ऐसे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो कि गलत तरह से जानकारी दे रहे हैं। इनफैक्ट वो पूरी तरह से क्वालिफाइड भी नहीं है जानकारी देने के लिए ओसीडी के बारे में, पर फिर भी लोगों को इलाजों की भी जानकारी दे रहे हैं। पर फिर भी लोग समझदारी के साथ फ़र्क कर पा रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं कि ओसीडी को कैसे ठीक करना है, क्या लक्षण है, रिसर्च क्या बताती है, और कैसे इसका सही ट्रीटमेंट अप्रोच किया जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कई अलग अलग मिले जुले कारणों की वजह से पहले के मुकाबले ओसीडी का जो स्टिग्मा है वो अब कम हो रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी लगता है कि जैसे सारी दुनिया में हर किसी को ओसीडी हो रहा है, या जैसे ओसीडी के अलावा तो कोई बीमारी ही नहीं है। नहीं, पर ऐसा सच नहीं है। जैसा कि बताया, कई सारे अलग अलग कारणों की वजह से अब ओसीडी पेशेंट्स जो हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, अपने इलाज के लिए ज़्यादा मोटिवेशन दिखा रहे हैं। चौथा प्रश्न इस वीडियो का, क्या ओसीडी एक नए प्रकार का डिसऑर्डर है? ये क्या हाल ही में देखने में आया है, या ये हमेशा से रहा था हमारे बीच? ओसीडी एक नया डिसऑर्डर नहीं है। इनफैक्ट ओसीडी के बारे में कई शताब्दियों से, सैकड़ों सालों से कुछ ना कुछ लिखा गया है। इनफैक्ट 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी में भी ओसीडी के बारे में विवरण दिया गया था एक किताब में। एक लेखक थे इयान ऑसबॉर्न। उन्होंने अपनी किताब टॉर्मेंटिंग थॉट्स एंड सीक्रेट रिचुअल्स, जो कि 1999 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने ऐसे कई सारे रेफरेंस दिए हैं, कई सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिन्हें आज हम ओसीडी के नाम से जानते हैं। और ये ज़्यादातर उदाहरण रिलीजियस नेचर के हैं, ग्रीक राइटिंग्स में मिलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये रिलीजियस टाइप ऑफ ओसीडी के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। तो ये कहेंगे कि बहुत सारे जो अर्ली मेंशंस होते हैं, मतलब जो सबसे पुराने से पुराने जो उदाहरण हैं ओसीडी के, वो स्क्रूपुलोसिटी वाले ओसीडी के बारे में हैं। स्क्रूपुलोसिटी मतलब रिलीजियस ओसीडी। और समझ में भी आता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सदियों से लोगों के अपने धर्म को लेकर, अपने रोज़मर्रा के रिचुअल्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स रहे हैं। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना काफ़ी रिकमेंड भी किया जाता है। तो इस वजह से ये कोई मुश्किल नहीं होगा समझना कि पुराने ज़माने में ओसीडी रिलीजियस नेचर का ही क्यों ज़्यादा दिखाई देता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे थियोलॉजियन हुए जो रिलीजियस प्रीचर्स होते थे, कुछ फिलोसोफर्स होते थे, कुछ मंत्री या कुछ चर्च के पादरी होते थे। उन्होंने कुछ ऐसे सुझाव दिए थे, सलाह दी थी, एडवाइस दी थी कि कैसे ऑब्सेसिव थॉट्स को कम किया जाए। उन्होंने अपनी किताबों में लोगों को गाइडेंस देते हुए बताया था कि कैसे मन में आने वाले गंदे विचारों को कंट्रोल किया जाए। जैसे कहा था कि इन विचारों के साथ लड़ना नहीं है। दोनों ने ये बताया कि गंदे विचारों के साथ कभी भी फाइट नहीं करनी, क्योंकि उससे ये विचार केवल स्ट्रांग ही होते हैं, कम नहीं होते। और उन्होंने बताया कि इन थॉट्स को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो।
दिन भर में जो भी काम कर रहे हो, जो भी कार्य गतिविधियों में इन्वॉल्व्ड हो, वो करते रहो और इन विचारों पर ध्यान मत दो। जब ध्यान नहीं दोगे तो ये विचार कम हो जाएंगे और अगर इन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो ये विचार बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की गाइडेंस उनकी किताबों में उस समय भी मौजूद है और ये करीब 16वीं-17वीं शताब्दी के थियोलॉजियंस हैं। अब यह जो सारे फिलोसोफर्स थे, थियोलॉजियंस थे, ये ओसीडी का तो नाम नहीं जानते थे। ओसीडी जैसी बीमारी का कोई नाम तो इजाद नहीं हुआ था, क्योंकि मेडिकली इसको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था। केवल इसे कुछ लोगों के अंदर के बुरे विचार या अंदर के कुछ बुरी आत्माएं, जिन, कुछ इस तरह से देख लिया जाता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी तक ओसीडी को एक्चुअल में एक बीमारी के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। ओसीडी के बारे में मेडिकल टेक्स्ट में ना के बराबर लिखा गया था। पियर जेनेट, जो कि एक फ्रेंच साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने पहली बार ओसीडी के बारे में अपनी किताब में लिखा, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑब्सेशंस एंड साइकेस्थीनिया। इस किताब में पहली बार हमें मेंशन मिलता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे कुछ टर्म्स के बारे में। जब मेडिकली आइडेंटिफाई किया गया कि ये कुछ नेगेटिव विचार जो हैं, इन्हें ऑब्सेशंस कहते हैं और इनको दूर करने के लिए लोग कंपल्जन्स करते हैं। पर पुराने रिलीजियस राइटर्स की ही तरह इन्होंने भी यही बताया कि लोगों को अपने इन डर के प्रति, अपने फियर्स और अपनी नेगेटिव थॉट्स के प्रति खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा, तभी इन विचारों को दूर भगाया जा सकता है। 1903 में ये किताब पब्लिश हुई थी और उस समय सिगमंड फ्रॉइड, जो कि एक सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं पूरे इतिहास में, कह सकते हैं ऐसा, जिनका प्रभाव बहुत बड़ा रहा है मनोचिकित्सा पर, खासकर कि साइकोथेरेपी पर सबसे बड़ा प्रभाव करीब करीब 50-70 साल तक सिगमंड फ्रॉइड का ही रहा है अभी तक। फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस की अपनी जो टेक्निक थी उसको काफ़ी पॉपुलर कर दिया। इसी समय जब कुछ राइटर्स, कुछ वैज्ञानिक जब इन विचारों, इन ऑब्सेशंस को डायरेक्ट फेस करने के लिए, डायरेक्ट अपने डर को दूर भगाने के लिए लिख रहे थे, एंकरेज कर रहे थे, तो वहीं फ्रॉइड ने इसका बिल्कुल एक उल्टा ट्रीटमेंट दिया। और कह सकते हैं कि फ्रॉइड के ट्रीटमेंट की वजह से ही कई सालों तक, करीब अगले 50-60 सालों तक ओसीडी का एक अच्छा इलाज नहीं मिल पाया। फ्रॉइड का जो स्टाइल था थेरेपी का, उसमें लोगों को एंकरेज नहीं किया जाता था कि वो अपने फियर्स को सीधे तौर पे फेस करें, जबकि वो एंकरेज करता था अपने कुछ अनकॉन्शियस थॉट्स को कॉन्फ्रंट करने के लिए, उनका सामना करने के लिए, कुछ ऐसे इम्पल्सिव फीलिंग्स को फेस करने के लिए वो लोगों को एंकरेज करता था, जिसका सीधे तौर पर ओसीडी से कोई कनेक्शन ही नहीं होता था। लोग सालों साल तक काउच पर, मतलब एक बिस्तर रूपी एक सोफा टाइप आप कह सकते हैं, उस पर लेटकर अपने मन में जो भी विचार आ रहे होते थे उसके बारे में बात करते थे, बताते थे जो भी उनके मन में आता था। और एनालिस्ट जो था, मतलब जो थेरेपिस्ट था, वो उन सब विचारों को इंटरप्रेट करता था। जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, और उन सबको इंटरप्रेट करके एक कंक्लूजन निकालता था कि पेशेंट जो है वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, क्यों उसे ऐसे विचार आ रहे हैं, क्यों उसके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं। बस इस तरह का एक इंटरप्रिटेशन बनाता था और ऐसा माना जाता था कि इन इंटरप्रिटेशंस की वजह से एक नई तरीके की जो धारणा एक पेशेंट अपने मन में बना के जाएगा, उसकी वजह से उसकी ऑब्सेशंस कम हो जाएंगी। क्योंकि ऑब्सेशंस प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो मानता था। प्रॉब्लम है उनके मन में कुछ ऐसा बैठा है जिसे अगर बाहर निकाल दिया जाए तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मतलब ओसीडी खत्म हो जाएगा। और ये पूरी तरह से गलत तरीका था। बिल्कुल भी ओसीडी पेशेंट्स की हेल्प नहीं हो पाती थी इस टेक्निक की वजह से। जिन लोगों को कॉग्निटिव और बिहेवियरल लेवल पर प्रॉब्लम है ओसीडी के अंदर, सिर्फ अपने डर को डिस्कस करने से, सिर्फ अपने डर के बारे में या अपने जीवन में होने वाली कुछ भी प्रॉब्लम्स को शेयर करने से ओसीडी नहीं जाता। ओसीडी नहीं जाएगा ऐसे, कोई भी छोटी मोटी सजेशन ले लेने से ओसीडी नहीं जाता। और यही सबसे बड़ी भूल सिगमंड फ्रॉइड कर गया। और जब 1960 और 70 के दशक में बहुत सारा शोध ओसीडी पर हुआ, बहुत सारी मानसिक बीमारियों पर जब सीबीटी के नज़रिए से रिसर्च हुई, कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव और थ्योरीज के बारे में चर्चा होने लगी, तब एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ओसीडी के लिए निकल कर आया, जिसे हम कहते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी। और सीबीटी की वजह से साइको एनालिसिस का, जो कि फ्रॉइड की थेरेपी थी, उसका प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने लगा। जिन लोगों को सालों से साइको एनालिसिस मिल रही थी ओसीडी के लिए, उनको अब नए तरह से सहारा मिल गया, नए तरह का सपोर्ट सीबीटी में मिलने लगा।
जबकि साइको एनालिसिस ने ना के बराबर शायद किसी भी पेशेंट का आज तक इलाज किया ही नहीं था। हालांकि लिटरेचर में तो ऐसे अनुभव उदाहरण मिल जाते हैं जब लोग ठीक हो जाते थे, पर कई दूसरी वजहों से कह सकते हैं कि उनका इलाज शायद संभव हुआ हो। पर साइको एनालिसिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट ओसीडी पर नहीं पड़ता। ये कई दशकों का अनुभव, कई दशकों के शोध का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा बताता है। और इसी के उलट सीबीटी, जिस पर बहुत सारा शोध हुआ है, उसका अनुभव ये बताता है वैज्ञानिकों का कि उसका असर बहुत अच्छा पड़ता है ओसीडी के सिम्टम्स को दूर करने में। और तभी से करीब 1960-70 के दशक से ओसीडी का जो सबसे मेन जो ट्रीटमेंट है, मेन जो थेरेपी है जो दी जाती है, वो सीबीटी ही दी जाती है। और ये एक ऐसी थेरेपी है जिस पर रिसर्च भी बहुत हुई है। जबकि साइको एनालिसिस जो थी वो केस स्टडीज़ के बेसिस पर रिकमेंड की जाती थी। मतलब कोई भी वैज्ञानिक कुछ केसेस से डील करता था जिसमें साइको एनालिसिस का अच्छा प्रभाव देखने में आ जाता था, तो उस बेसिस पे बोल दिया जाता था कि सभी लोगों पर इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जबकि ये सच नहीं था। जब सैकड़ों लोगों को लेकर जब रिसर्च की जाती है, टेक्निक्स को रिफाइन किया जाता है, जो कि सीबीटी में किया गया है, उसी के बाद किसी ट्रीटमेंट को रिसर्च सपोर्टेड, एविडेंस बेस्ड कहा जा सकता है। और यही चीज हमें सीबीटी के मामले में देखने में मिलती है। इस वीडियो के 4 प्रश्न और उनके उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आगे की वीडियोस देखते रहिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।